हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम सब लोग। मुझे लगता है बहुत अच्छे हो, हेल्दी हो, पढ़ाई कर रहे हो। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 की। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है देन मेक श्योर यू वॉच दैट सेशन। उसमें हमने बहुत फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे, जो काफ़ी सारी चीज़ें आपको आती थी, कुछ चीज़ें नई थी, जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, अनसर्टेनिटी मेजरमेंट और भी काफ़ी कुछ। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में, जो कि है हमारा लेक्चर नंबर 2, हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की। सही है, तो मुझे लगता है दैट्स व्हाट वी आर गोना डू टुडे, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। सही है। बेसिकली जो हमारे केमिस्ट अंकल्स थे पहले, ठीक है, पहले हुआ ये सब कुछ, जो भी हमारे केमिस्ट अंकल्स थे पहले, उन्होंने रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया कि क्या क्या रिएक्शन में हो रहा है, ठीक है। और उनको ऑब्जर्व करके उन्होंने कुछ लॉज निकाले कि यार जो रिएक्शन है ना, वो इन लॉज को फॉलो कर रहा है, इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्शंस हो रहे हैं। तो आज हम वही रूल्स, वही लॉज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिस हिसाब से रिएक्शंस होते हैं उस हिसाब से हमारे लॉज वो डिराइव्ड हैं। सही है। तो जिसमें कि हमारा सबसे पहला लॉ आ जाता है, बहुत सिंपल, बहुत इजी, दैट इज यू कैन सी कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये तो हमें आता है, आई नो आता है, लेट्स डिस्कस दिस। तो बेटा इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, वो कहता है कि कोई भी मैटर ना तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना ही आप मैटर को क्रिएट कर सकते हो। आप हमेशा मैटर के साथ क्या कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप मैटर को बिल्कुल पूरी तरीके से ना डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फॉर द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, मैम पानी है, मैंने ना उसको अपनी गैस पे रखा और वो गायब हो गया। गायब नहीं हुआ, वो बस लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये कोई जादू नहीं हुआ। अगेन आपने उस पानी को डिस्ट्रॉय नहीं किया, आपने उस पानी को लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में भेज दिया। सही है। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। चाहे कोई फिजिकल चेंज हो, चाहे कोई केमिकल चेंज हो, आप मैटर को डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते हो। सो हियर यू कैन सी मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड during any physical or chemical change, that is total mass of the system remains constant। यहाँ से बच्चे आप क्या बोल सकते हो, आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो बेटा टोटल मास है सिस्टम का, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सही है। अब देखो, तो यहाँ पे आप इस लॉ को अगर एक रिएक्शन के ज़रिए देखा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है A + B gives you C + D, ठीक है। A और B हमारे रिएक्टेंट्स हैं, C और D हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि मैम A का मास, सपोज A है मेरे पास 10 ग्राम्स, B भी है मेरे पास 10 ग्राम्स, तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट बच्चे कितना हो गया, 20 ग्राम्स। तो आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन आप क्या बोलोगे, ये बेटा कब वैलिड है, जब आपका जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। सही है। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन
आप क्या बोल सकते हो कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है, सपोज जो यहाँ पे 20 ग्राम्स था, वो आपका पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी जो हमारे प्रोडक्ट्स का मास होगा वो कितना होगा, 20 ग्राम्स ही रहेगा। ये इट इज़ एज सिंपल एज दैट। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, द रिएक्शन शुड बी कंप्लीटेड। अगर आपका रिएक्शन इनकम्प्लीट रह जाता है तो हो सकता है ना कि आपका रिएक्शन कंप्लीट ही ना हो, इनकम्प्लीट है रिएक्शन, तब भी देखो यार बड़ी सिंपल सी बात है, यू कैन सी इफ द रिएक्टेंट्स आर नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, ऑफ कोर्स तभी तो आप उसको इनकम्प्लीट रिएक्शन बोल रहे हो ना कि मैम सारे जो रिएक्टेंट्स थे वो यूज़ ही नहीं हुए, इसीलिए तो मेरा रिएक्शन जो है वो इनकम्प्लीट रह गया। तो बेटा आप ये वाला जो एक्सप्रेशन है आप वो यूज़ कर लो कि मैम जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, है ना। उतना रिएक्टेंट जिसने रिएक्ट नहीं किया आप उसको भी तो फिर यहाँ पे ऐड करोगे ना। तो दिस इज समथिंग जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एज सच इस पे बेस्ड मैंने कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देखा, बट दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, है ना, कि मैम अगर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो यानी कि रिएक्टेंट बचा होगा, और अगर वो रिएक्टेंट बचा होगा तो टोटल मास रिएक्टेंट का जितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका है उससे प्रोडक्ट बना, और फिर जो अनरिएक्टेड वाला है वो उसको भी तो लेना ही पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, सही है। नाउ एक्सेप्शन, अब हमारे इस लॉ का एक्सेप्शन क्या है कि मैम न्यूक्लियर रिएक्शन, बॉम्ब्स जिनसे बनते हैं उन रिएक्शन में ये लॉ वैलिड नहीं होता है। यस, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थियोरी ऑफ रिलेटिविटी E इज इक्वल टू mc², एनर्जी और मास इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो इसीलिए बेटा न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, मास प्लस एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, मास प्लस एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। एक बार सब कुछ जो भी बोर्ड पे लिखा है प्लीज़ रीड इट एग्जैक्टली, यही सब मैंने अभी आपको समझाया है, एंड दिस इज सिंपली आवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जस्ट रीड इट फॉर अ वाइल एंड देन वी विल कंटिन्यू दी अदर लॉ। डन है? चलिए, आपको लेक्चर नोट्स भी फॉर श्योर राइट आफ्टर द क्लास यू विल गेट द नोट्स, सही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन। अब ये एक नीट का PYQ है, दिस इज अ नीट PYQ जो कि आपसे पूछा गया बेस्ड ऑन जितना भी अभी हमने कुछ पढ़ा, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर ने क्या किया, आपको ना बहुत सारे टर्म्स दे दिए, x प्लस वाई जी पी क्यू आर एस ऐसे करके, जस्ट टू कंफ्यूज यू, कि बच्चा बस ना देख के कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं। n ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस x हमारा सब्सटेंस है, कितने ग्राम्स है, n ग्राम्स है आपके पास, ठीक है। with m gram of a substance y to form p gram of a substance r and q gram of a substance s. This reaction can be represented as follows. कि उन्होंने आपको बता दिया यार जो रिएक्शन हुआ है वो ये है, ठीक है, कि x प्लस वाई जो हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, x प्लस वाई ने आपस में कुछ रिएक्शन शो किया, फिर जो आपके पास प्रोडक्ट बना वो क्या बना, r प्लस s बना, सही है। नाउ आपके पास बेटा अगर देखा जाए, देखिए इधर आपके पास n ग्राम x है, ठीक है, y कितना है, m ग्राम्स y है, m ग्राम्स y है, r कितना है, p ग्राम ऑफ r, p ग्राम ऑफ r, और s कितना है, q ग्राम्स है, सही है। तो देखो पूरे क्वेश्चन को हमने इस छोटी सी जगह में ना फ्रेम कर लिया कि ये रिएक्शन है और इतने इतने ग्राम्स हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है यार।
तो ये बेसिक मुद्दा रहा, हमसे पूछा गया है द रिलेशन विच कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स विल बी। जो अमाउंट है एन, एम, पी और क्यू के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें प्रूव करना है। तो देख लो, अब जो तुम्हें अभी समझाया था कि बेटा टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, n प्लस m ग्राम्स है, और टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट कितना है, p प्लस q ग्राम्स है, राइट, p प्लस q ग्राम्स है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखो, ये क्या कहता है, n माइनस एम पी माइनस क्यू, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, n प्लस एम पी प्लस क्यू, n प्लस एम पी प्लस क्यू। सो दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट चॉइस। क्लियर है? आई बिलीव यस। You can see here by the law of conservation of mass n plus m is equal to p plus q, ठीक है। and here option number B is the right choice, जो अभी हमने पीछे भी देखा डिटेल में कि ऐसा कैसे हो सकता है। सही है, और आगे चलते हैं। and here we have the next law which is law of constant proportions और definite proportions, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉ है। एक एग्जाम्पल विच आई ऑलवेज लाइक टू गिव इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस लॉ, हाउ यू कैन इलिस्ट्रेट दिस लॉ। फॉर एग्जाम्पल, आपने ना पानी कलेक्ट किया अलग अलग सोर्सेस से। आपने एक तालाब से पानी लिया, आपने एक नदी से पानी लिया, आपने अपने टैप से पानी लिया, सही है, आपने एक झील से पानी लिया। सो यू हैव कलेक्टेड वाटर फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, ठीक है। नाउ हाउ डू यू नो कि वो चारों वाटर ही हैं? हाउ डू यू नो? केमिकली। केमिकली हाउ डू यू नो दैट? आप बोलोगे कि मैम पानी इज H2O। सो बेसिकली जब भी मेरे पास दो एटम्स हाइड्रोजन के कंबाइन करेंगे एक ऑक्सीजन के एटम के साथ, तो क्या होगा, पानी बन जाएगा। इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे कह सकती हूँ कि मैम अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया 2 ग्राम पानी के साथ, 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, तो H2O बनेगा, राइट। इतना आपका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास आप पढ़ चुके हो 8, 9, 10th में, सही है। सो या that is 18 grams of water. So ma'am, that's how we can tell कि वो पानी है। सिंपल, इजी। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और डेफिनेट प्रपोर्शंस। एग्जैक्टली यही कि नो मैटर आपने किसी केमिकल कंपाउंड को किस सोर्स से कलेक्ट किया है, ठीक है, कि आपने उसको कहाँ से निकाला है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी एक केमिकल कंपाउंड है उसमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो कुछ एक सर्टेन मास के रेशियो में ही हमेशा एक पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, जैसे कि इट स्टेट्स दैट अ केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, irrespective of the source it is obtained from, right, contains same elements, है ना। अगर पानी है तो हमेशा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, कहीं पे सल्फर और ऑक्सीजन, नहीं, हमेशा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा। सो कंटेनिंग सेम एलिमेंट्स कंबाइनिंग इन डेफिनेट रेशियोज बाय मास, कंबाइनिंग इन डेफिनेट रेशियोज बाय मास, कि उनके मास का रेशियो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा। सो दैट्स व्हाट यू कैन से दैट केमिकल कंपाउंड हैज़ अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। अगर आपके पास कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसकी कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है, ठीक है। चलिए, एक्सेप्शन आइसोटोप्स एंड नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। अब इसकी एक्सेप्शन क्या है?
आइसोटोप्स आप कह सकते हो। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं आपको पता है, जैसे कि क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 237, दीज आर आइसोटोप्स, है ना, कि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, सही है। सो आइसोटोप्स और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड जिसके एक्सेप्शंस हैं, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अब देखिए सिमिलरली जो अभी मैंने आपको बात वाटर के थ्रू समझाई, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे अमोनिया का। अमोनिया इज NH3, यू कैन सी दिस इज आवर NH3। इसका क्या मतलब है कि जब भी हमारे पास अमोनिया है उसमें हमेशा एक एटम नाइट्रोजन का है और 3 एटम हाइड्रोजन के हैं, NH3। ऑल्टरनेटिवली हम इसको क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास 17 ग्राम NH3 प्रेजेंट है तो उसमें हमेशा 14 ग्राम्स नाइट्रोजन होगा और 3 ग्राम्स हाइड्रोजन होगा, सही है, क्लियर है, आई बिलीव यस। ये मोलर मास से रिलेटेड है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 ग्राम्स होता है, नाइट्रोजन का N का, और हाइड्रोजन का एक H का 1 ग्राम्स होता है। तो टोटल कितना हो गया, एक नाइट्रोजन का 14 ग्राम, 3 हाइड्रोजन का 3 ग्राम्स, क्लियर है, जो एग्जैक्टली अभी हमने पानी में किया, सही है। और आगे देखते हैं जी। अब देखो वही बात है ये, जैसे कि ये है हमारी CO2, राइट, दिस इज आवर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप मल्टीपल तरीकों से ऑब्टेन कर सकते हो, है ना। जैसे कि पहला तरीका है कि अगर आपने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो C+O2 इट गिव्स यू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। बट डीकॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आपने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का डीकॉम्पोजिशन, उसको तोड़ने की कोशिश करी, ठीक, केमिकली उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने की कोशिश करी, सो यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। यहाँ से भी हमें CO2 मिला। और तरीके भी हैं, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद HCl, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराया तो कैल्शियम क्लोराइड मिला, वाटर मिला और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला, अगेन यहाँ पे भी CO2 मिला। तो यहाँ से हम क्या बताने की कोशिश की जा रही है आपको कि नो मैटर व्हाट इज द सोर्स CO2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, चाहे वो कार्बन को बर्न करके जलाया, चाहे वो हमने CaCO3 को डीकम्पोज करके बनाया, चाहे हमने CaCO3 को HCl के साथ रिएक्ट करके बनाया, सोर्स से इररिस्पेक्टिव आप क्या बोलोगे, हमेशा CO2 में क्या वेट रेशियो क्या है, हमेशा 3:8। कैसे निकल के आया मैम, CO2 एक कार्बन का वेट बेटा कितना होता है 12, O2 एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, यहाँ पे हमारे पास 2 एटम हैं ऑक्सीजन के, तो 2 का कितना हो गया 32 ग्राम्स, तो कितना निकल के आ गया 12:32। 12:32 को आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लाओगे तो 3:8, सही है, 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32, क्लियर है। सो दिस इज द रेशियो कि चाहे आप CO2 को कहीं से भी पकड़ के ले आओ, हमेशा जो उसमें कार्बन इज टू ऑक्सीजन की रेशियो रहने वाली है दैट्स गोइंग टू बी 3:8। इज दैट क्लियर? यस। So whatever sample of CO2 is taken, carbon and oxygen are always combined in the ratio 3:8. This is simply law of constant proportions. इसका दूसरा नाम law of definite proportions. क्लियर है? एक बार जल्दी से देख लो जो भी कुछ बोर्ड पे लिखा है और हम चलते हैं आगे, ठीक है जी। ये वही बात है जो जस्ट अभी आपको समझाया। We can conclude that regardless of the amount, a compound is always composed of the same elements. हमेशा एक किसी particular chemical compound में हमेशा same elements present होंगे और उन elements का सेम प्रपोर्शन बाय मास होगा। हमेशा वो एलिमेंट्स
उसी रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे उस पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए। क्लियर है? यू कैन सी हियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डू माई बेस्ट टू सॉर्ट देम आउट। ठीक है, वंस एवरीथिंग गेट्स एस्केलेटेड देन वी विल हैव लाइव सेशंस एज वेल। ठीक है जी, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। द परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन कॉपर ऑक्साइड CuO obtained from different methods। सबसे पहली बात, अगर ये क्वेश्चन नीट में आता है तो आपको देख के ही समझ जाना है कि मैम डिफरेंट मेथड से हमेशा ना CuO की जो क्या चीज़ है सेम परसेंटेज मिल रही है कॉपर और ऑक्सीजन की। तो कौन सा लॉ है? क्योंकि मुझे लॉज दिख रहे हैं, कांस्टेंट प्रपोर्शन या डेफिनेट प्रपोर्शन। चलो क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। वर फाउंड टू बी सेम, दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ, बता दो यार। कांस्टेंट प्रपोर्शन, मल्टीपल, रेसिप्रोकल, नन ऑफ दीज। कांस्टेंट प्रपोर्शंस जी। क्लियर है? वेरी इजी, वेरी सिंपल, कोई इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, थर्ड लॉ, दिस इज आवर थर्ड लॉ which is law of multiple proportions। now this is the law जिसकी definition को समझने के लिए समझने में बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है, तो हम इसके स्टेटमेंट को बाद में देखेंगे, हम पहले देखेंगे इस टेबल को। ठीक है, वी लुक एट दिस टेबल। कूल है? आई बिलीव यू ऑल कैन सी दिस क्लियरली। ठीक है, एक बेस बता देती हूँ इस लॉ का। जब भी दो एलिमेंट्स ही लेते हैं अभी के लिए, दो या दो से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड बनाने में सक्षम होते हैं। जब भी कोई दो एलिमेंट्स, सपोज अगर मैं बात करती हूँ कार्बन की और ऑक्सीजन की, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये दोनों एलिमेंट्स मिलके कौन कौन से कंपाउंड्स बना सकते हैं, केमिकल कंपाउंड्स बना सकते हैं, तो तुम बोलोगे मैम CO2 बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सही बात है। इसके अलावा CO भी तो बना सकते हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन, दो या दो से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स बनाने में सक्षम हैं। ठीक है, क्यों? पहला कंपाउंड CO2 बनाया सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलके, दूसरा कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलके। ऐसी जगह पे वैलिड होगा कौन? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। ये बात सबसे बेसिक है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस, ये बेसिक्स है। ठीक है, दिस वाज द बेसिक ऑफ दिस लॉ। अब यहाँ पे ना मैंने जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दो ऑक्साइड्स बना सकते हैं, राइट। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके 5 ऑक्साइड्स बना सकते हैं। ठीक है, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। ठीक है, ये सारे ऑक्साइड्स नाइट्रोजन बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस वैलिड है। ठीक है, बहुत सिंपल चलते हैं। चलो N2O से शुरू करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? पांचों में ही सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। आपको बता भी दिए क्योंकि हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस के साथ में डील कर रहे हैं। अब देखो, अब हमें देखना है रेशियो ऑफ मासेस। ठीक है, तो जब आप N2O में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हो, बेटा एक नाइट्रोजन N का जो एटॉमिक मास हम लेते हैं दैट इज 14 ग्राम्स, ऑक्सीजन के लिए हम लेते हैं कितना? 16 ग्राम्स एक ऑक्सीजन के लिए। तो पहला है N2O, तो N2 का कितना हुआ मास? 14 + 14 यानी कि 14 × 2 28 ग्राम्स। ऑक्सीजन का हुआ 16। सही है। NO 14 × 16, N2O3 14 × 2 16 × 3। सही है। NO2 14 and 16 × 2 सही है। N2O5 28 that is 14 × 2
एंड 16 इंटू 5। वेरी इजी, वेरी सिंपल, कोई परेशानी नहीं है। तो रेशियो ऑफ मासेस हमें देखो क्या मिला, पहली बार में हमें मिलता है 28:16। हमें क्या मिलता है 28:16, यही मिलता है। दूसरे में हमें मिलता है 14:16। कितना मिलता है जी 14:16। तीसरे में मिलता है 28:48। 28:48। यहाँ हमें मिलता है 14:32 और नेक्स्ट में हमें मिलता है 28:80। 28:80 सही है। इसको अगर आप क्या करो, हम इसमें क्या कर सकते हैं, वॉट कैन वी डू। मैं कह रही हूँ अब इसमें से ना जो हमें एक चीज़ करनी पड़ती है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के लिए, किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो। फिक्स द मास ऑफ वन एलिमेंट, फिक्स द मास ऑफ वन एलिमेंट, देन यू विल सी द मैजिक। ठीक है, देन यू विल सी द मैजिक। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन का से हम मास जो है वो फिक्स कर रहे हैं। नाइट्रोजन का हम क्या कर देते हैं, मास फिक्स कर देते हैं। तो देखो आपको क्या मिलेगा, व्हाट आर यू गोना गेट। हम ना इसको क्या करते हैं 16 कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी 16 कर देते हैं, सही है। तो आप हर जगह 16 से, दिस इज ऑलरेडी 28:16, 14:16 सही है। ये हमने कर दिया 14:16। जस्ट अ मोमेंट, या ये हमने कर दिया 14:16। सिंपल रेशियो अगर आप लो, ठीक है, या 14:16, 14:24, 14:32 एंड 14:40 है ना। हमने यहाँ पे नाइट्रोजन का मास जो है वो फिक्स कर दिया, सही है। हमने हर जगह क्या किया 14 कर दिया नाइट्रोजन के मास को। तो ये यहाँ पे 28:16 था, माय बैड। इससे पहले किसी भी एक को फिक्स कर दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स फिलहाल कर रहे हैं। तो देखो यार, ये 14:8 हो जाएगा, ये 14:16 ही रहेगा। इसमें दिस इज 28:48। अगर आपको इसको 14 बनाना है तो ये क्या हो जाएगा 14:24, 14:32 एंड दिस विल बी 14:40, सही है। यहाँ पे देखो हर जगह क्या आ गया हमारे पास 14 आ गया, राइट। सो नाउ इफ यू विल सी, अगर आपके पास, अब रेशियो को समझने की कोशिश करते हैं। अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन ने 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया होता तो उसने N2O बनाता। अगर वही 14 ग्राम नाइट्रोजन 8 की जगह 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता तो वो NO बनाता। अगर वही 14 ग्राम नाइट्रोजन 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो N2O3 बनाएगा। सिमिलरली 32 ग्राम्स के साथ करेगा तो NO2 बनाएगा, और अगर 40 ग्राम्स के साथ करेगा तो N2O5 बनाएगा। अब यहाँ पे अभी तो हमने रेशियो में समझा, इसके अलावा क्या ध्यान देने वाली बात है कि जब आपने एक के मास को फिक्स कर दिया तो आप देखो जो ऑक्सीजन का मास है वो 1:3:2:3:, रेशियो देख रहे हो आप, 8 1 8, 16, 24, 32, 40. So can you see that? So this is law of multiple proportions. This is law of multiple proportions. एक बारी अब चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। Let's try to understand the statement. When two elements combine, जब दो elements combine करते हैं to form more than one compound, मतलब या तो दो compound या उससे ज़्यादा, ठीक है। Then the different mass of one element, हमने यहाँ पे different mass of क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। Then different mass of one element which combine with the fixed mass of the other element. Fixed mass हमारा किसका था, नाइट्रोजन का। Fixed mass of the other element bear
a simple whole number ratio to one another. आया था ना simple whole number ratio 1:2:3:4:5, right? So this is law of multiple proportions. एक बार और इस स्टेटमेंट को रीड करके देखते हैं. When two elements combine to form more than one compound, then what happens? The different mass of one element combined with the fixed mass of the other element bear a simple whole number ratio to one another. This is law of multiple proportions. मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा. और अगर आपको बच्चे confusion है, by any chance if you have some confusion, आप एक बार वीडियो को दोबारा से शुरू कीजिए, ये वाला पार्ट, and you will be able to understand it much better. ठीक है, चलिए. So you can see that the number of parts by oxygen with 14 parts by weight of nitrogen from the above is 8, 16, 24, 32. That is 1:2:3:4:5. Clear है? Which is a simple whole number ratio. Another example we have sulfur. हाँ, अब देखो, सल्फर भी दो ऑक्साइड्स बना सकता है, SO2 एंड SO3, है ना. SO2 और SO3 सल्फर बना सकता है, सही है. तो जब आप देखोगे ऑलरेडी यहाँ पे जो मासेस हैं, सल्फर का मास फिक्स्ड है 32. तो देखो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, 16:2, दैट इज 32 ग्राम्स. और यहाँ पे 16 × 3 48 ग्राम्स. सही है बच्चे, क्लियर है. तो ये भी सिमिलर एग्जाम्पल है ऑफ योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. ठीक है, यहाँ पे आपको मास सल्फर का जो है फिक्स नहीं करना पड़ा क्योंकि वो ऑलरेडी फिक्स्ड है. पिछली बार वी हैड टू हमें सिंपलेस्ट होल नंबर, नॉट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, हमको उसे ऐसे रेशियो में लाना पड़ा देखने के लिए, समझने के लिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले केस में. चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. डिफरेंट प्रपोर्शंस ऑफ ऑक्सीजन इन द वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रूव द लॉ ऑफ जी. जो अभी हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला सीन देखा, इक्विवेलेंट प्रपोर्शंस, मल्टीपल प्रपोर्शंस, कांस्टेंट प्रपोर्शंस या कंजर्वेशन ऑफ मास. तो हमने क्या देखा, क्या था बच्चे वो मल्टीपल प्रपोर्शंस. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. एक आपके लिए यहाँ पे प्यारी सी एक्सप्लेनेशन है. डिफरेंट प्रपोर्शंस ऑफ ऑक्सीजन इन द वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रूव द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस. हमें पता है, हमने सब कुछ डिटेल में देख लिया है जी. नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स. नेक्स्ट वी हैव लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स. बहुत सिंपल लॉ है, एक्सट्रीमली सिंपल लॉ. चलो देख लेते हैं. सबसे पहली बात, इस लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स. तो ये वाला लॉ सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड होगा, जब हमारा रिएक्शन पूरा गैशियस रिएक्शन होगा. ये है यहाँ पे याद रखने वाली बात, क्योंकि समटाइम्स आपको क्या होगा, वो सॉलिड वाला रिएक्शन आपको दे देगा या लिक्विड वाला दे देगा, जिसमें आपके रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स लिक्विड फॉर्म में हैं या सॉलिड फॉर्म में हैं, और आप वहाँ पे क्या करोगे, हो सकता है ऐसा कि आप गैशियस वॉल्यूम्स लगाने की कोशिश करो. तो ऐसा नहीं करना. क्यों? क्योंकि गैशियस वॉल्यूम्स है तो सिर्फ और सिर्फ गैशियस रिएक्शंस के लिए ही ये वैलिड है. क्लियर है? चलो, the reactants always combine in simple ratio by volume and form products which are also in simple ratio by volume at same temperature or pressure. इसको हम क्या करते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. देखो, सपोज आई हैव हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है मेरे पास, Cl2 गैस प्रेजेंट है मेरे पास, and it gives me HCl. ठीक है, it gives me HCl. So what is the first step that I need to do is I have to balance the equation. इसको हम स्पेशली अलग से लिखेंगे
यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बैलेंस द इक्वेशन। कूल है। अब देखो, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहाँ पे अगर आपने लगा दिया 2, हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। सही है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि मैम 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगी टू फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl। ठीक है। तो जो हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे H2Cl2 और HCl किस रेशियो में प्रेजेंट है? 1:1:2। सो दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है। द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल होल नंबर रेशियो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। नाउ दिस लॉ रिलेट्स वॉल्यूम टू मोल, है ना। आप इससे किसको कनेक्ट कर सकते हो? आप इससे वॉल्यूम एंड मोल्स को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वॉल्यूम और मास को कनेक्ट मत करना। सही है? आर यू गेटिंग मी? आप यहाँ पे वॉल्यूम्स एंड मोल्स को कनेक्ट कर सकते हो, सही है, बट नॉट टू मास, नॉट टू मास। ठीक है। चलिए आगे आगे। अरे वाह, सेम एग्जाम्पल। 1 volume of hydrogen combines with 1 volume of chlorine to produce 2 volumes of hydrogen। ठीक है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। जो तुम्हें सबसे पहली बात बताई थी कि ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्शंस के लिए वैलिड है, ये भी लिखा है यहाँ। इट रिलेट्स टू वॉल्यूम टू मोल, ये बात भी जस्ट अभी पीछे वाली स्लाइड पे समझाई, नॉट टू मास, है ना। क्योंकि अब वहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस 1 मोल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगी और 2 मोल HCl गैस बनाएगी। तो आप यहाँ से वॉल्यूम को मोल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप वॉल्यूम को मास के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है जी। चलो नाउ एक और चीज़, अब जो ये लॉ है दिस इज़ प्योरली द जनरलाइजेशन ऑफ द डेटा, कि आपने बहुत सारे रिएक्शंस देखे, ऑब्जर्व किए, आपने कुछ रीडिंग्स मल्टीपल नोट करी और फिर आपने उस डेटा को जनरलाइज करने की कोशिश की। ठीक है। सो दिस इज द लॉ विच कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय, दिस इज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आपने अपने पिछले क्लासेस में भी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, हम अगले सेशन में भी पढ़ेंगे, और हम जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसमें भी हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। क्लियर है? सो अभी के लिए आप इतना याद रखो कि दिस इज़ द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स एक ऐसा लॉ है जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते हो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। बाकी के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है। सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। What volume of oxygen gas measured at 0 degree Celsius and 1 atm is needed to burn completely 1 liter of propane gas measured under the same conditions। चलिए जी, इसको अगेन दिस इज अ नीट PYQ। ठीक है। अब देखो आपने क्या करना है जी, C3H8 प्रोपेन गैस को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया। तो जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो, बेसिकली बर्न होता है, तो आपको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। ठीक है। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करते हो, क्या करते हो? इसको ऐसे करते हो, बर्न करते हो, तो आपको क्या मिलता है? यू गेट वाटर एंड CO2।
Please make sure you know this. Now what you have to do is you simply have to balance the equation. मैंने तुमको पहले भी कहा था, सबसे पहला स्टेप है कि तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा. सेकेंड स्टेप इसमें क्या है? सेकेंड स्टेप इसमें क्या है? दैट यू शुड नो दैट यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन. यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन. इफ यू नो बोथ दीज थिंग्स, झटके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा. देखते हैं कैसे. सो एज डिस्कस्ड द फर्स्ट स्टेप इज कि आपको पता होना चाहिए जब हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं. एंड सेकेंड स्टेप इज दैट यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन. अब जब हमने इस इक्वेशन को बैलेंस किया तो हमें पता चला वॉल्यूम और मोल को रिलेट करते हुए, है ना. इट्स वन एंड द सेम थिंग, चाहे आप वॉल्यूम के लिए कहो चाहे आप मोल के लिए कहो. ठीक है जी. कि 1 लीटर अगर आपके पास प्रोपेन है तो आपको 5 लीटर ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द कंप्लीट रिएक्शन. और उससे क्या होगा? 2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 4 लीटर पानी बनेगा. क्लियर है? तो हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज नीडेड. तो बेटा ऑक्सीजन गैस कितना है? 5 लीटर नीडेड है. तो ये लो जी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट चॉइस. ठीक है. आगे बात करते हैं और बात करते हैं एवोगैड्रोस लॉ की. बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है और सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स देखे जाते हैं वो यहीं से देखे जाते हैं. ठीक है. तो चलो देखते हैं. अभी क्या कहता है? सपोज आपके पास 3 कंटेनर्स हैं. ठीक है. सपोज वी हैव 3 कंटेनर्स A, B, C. ठीक है. सपोज वी हैव 3 कंटेनर्स. तो और तीनों की वॉल्यूम सेम है. ऑल ऑफ देम हैव सेम वॉल्यूम. सही है. सो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस. सपोज इन कंटेनर्स में 3 डिफरेंट गैसेस हैं, गैस A, गैस B, गैस C. If they have equal volumes of all the gases contain equal number of molecules at same condition of temperature and pressure. ठीक है. कि if I have these 3 gases, अगर इनकी वॉल्यूम सेम है. वॉल्यूम सेम मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये सेम कंटेनर में तीनों गैसेस इनक्लोज्ड हैं. ठीक है. मतलब सेम वॉल्यूम के अलग अलग कंटेनर्स में तीनों ही गैसेस एनक्लोज्ड हैं. सही है. तो आप बोलोगे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, या यहाँ पे आप मोल भी बोल सकते हो, है ना. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी. तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीनों ही चीज़ें यहाँ पे इन तीनों गैसेस के लिए, जितने भी गैसेस हैं उनके लिए सेम है ना. क्योंकि देखो हमने बोला एट सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. और वॉल्यूम ऑलरेडी इन तीनों कंटेनर्स की सेम है. इन तीनों की ही वॉल्यूम्स क्या है? V है. सही है. अब देखो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब सेम है गैसेस का. तो अभी देयर इज एन इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट इज योर PV इज इक्वल टू nRT. मुझे लगता है काफ़ी बच्चों ने सुना भी होगा, राइट. दिस इज PV इज इक्वल टू nRT. सही है. वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर. बस एक छोटी सी बात समझाना चाह रही हूँ, ये हम 5th चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. देखो प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है. R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हर गैस के लिए सेम है. तो ऑटोमेटिकली N भी तो सेम हो गया ना सभी गैसेस के लिए, नंबर ऑफ मोल्स. तो दिस इज द थिंग अबाउट एवोगैड्रोस लॉ, that equal volumes of all the gases contain equal number of molecules at same conditions of temperature and pressure. ठीक है. Now एवोगैड्रो अंकल ने एक और बात जो बताई वो क्या है? दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे उन्होंने कहा कि जो भी कोई 1 मोल ऑफ गैस है at volume of 1 mole of gas at STP,
वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP, बच्चे वो कितना निकल के आता है 22.4 लीटर्स। इसको हम लोग मोलार वॉल्यूम भी कहते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मोलार वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ एनी गैस, चाहे आपके पास कोई सी भी गैस का 1 मोल प्रेजेंट है, आप उसकी वॉल्यूम बता सकते हो कितनी होगी, हमेशा 22.4 लीटर्स होगी। ठीक है, क्लियर है? बताओ जी, इज इट क्लियर? यस। नाउ एवोगैड्रोस लॉ में ही कुछ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज अबाउट डेंसिटीज। ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस। एब्सोल्यूट डेंसिटी, सॉलिड्स और लिक्विड के लिए बच्चे हम डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। सो दिस इज वेरी सिंपल, मास by volume, that's how we define for solids and liquids। ठीक है, अगर बात आ जाए एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ गैसेस की, है ना, तो आप क्या करोगे, गैस का मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम, जो अभी हमने देखा पीछे। ठीक है, कि 1 मोल की कितना मास है, दैट इज योर मोलर मास, एंड मोलार वॉल्यूम, कि 1 मोल गैस की वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, मोलार वॉल्यूम, सही। ये मोलार वॉल्यूम STP पे 22.4 लीटर्स होती है। ठीक है, नाउ कम्स रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी, किसकी, लिक्विड्स या सॉलिड्स की। लिक्विड्स या सॉलिड्स के रिलेटिव डेंसिटी को बच्चे आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, जिस भी सब्सटेंस की आप डेंसिटी चाहते हो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 डिग्री सेल्सियस, at 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी, किसकी बच्चे, लिक्विड्स और सॉलिड्स की। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस बच्चे, इट कम्स आउट टू बी 1 ग्राम पर ml, दिस कम्स आउट टू बी 1 ग्राम पर ml। सही है, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। सही है, नाउ दिस इज समथिंग विच यू ऑलरेडी नो। जो नई चीज़ है दैट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैसेस, जिसको आप बोलते हो वेपर डेंसिटी। इसको आप क्या बोलते हो, दिस इज कॉल्ड एज वेपर डेंसिटी। ठीक है, नाउ दिस इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना, कि जो भी आपके पास डेंसिटी है किसकी, जिस भी गैस की आप डेंसिटी निकालना चाहते हो, वो गैस किसके रिस्पेक्ट में, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, किसके रिस्पेक्ट में, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। सी, ठीक है, दिस इज द थिंग। अब मैं आपको इसको और बेहतर तरीके से समझा पाऊंगी विद द हेल्प ऑफ आर इक्वेशन, जो भी हमने पीछे देखा, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। ओके, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है जी, अब देखो, तुम बस इतना याद रखो कि यार जो डेंसिटी होती है ना, अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, वो निकल के आती है PM/RT। इसकी अभी हम डेरिवेशन में नहीं घुस रहे हैं, हम इसको 5th चैप्टर में देखेंगे कि कैसे आया। अभी के लिए आ गया, P प्रेशर है, M गैस का मास है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। ठीक है जी, तो चलो, अगर आप अपनी गैस के बारे में बात करो तो आप क्या बोलोगे, प्रेशर उसका गैस का, ठीक है, प्रेशर जो उस टाइम है, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय RT। ठीक है, सिमिलरली प्रेशर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय RT। ठीक है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय RT। तो अभी यू विल सी
कि देखो यार RT से RT कट हो गया, P से P कट हो गया, क्यों? क्योंकि सेम प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वी आर टॉकिंग एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस, यू कैन सी, ठीक है। लाइन को ऐसे हटा देते हैं। तो हमारे पास बच्चे क्या बचा, this ratio, as I told you, this is called as vapor density, right? Vapor density is density of your gas divided by density of hydrogen. तो ये हमने क्या निकाला, mass of gas. Finally ये क्या बचा, mass of gas divided by mass of hydrogen gas, ठीक है। अब ये वाली जो नीचे वाली टर्म है, मास ऑफ मोलर मास ऑफ H2, ये हमें पता है कितना होता है 2 ग्राम। तो बच्चे ये कितना आ गया, ये निकल के आ गया मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2, सही है। नाउ दिस इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी, राइट, दिस इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि अगर आपको किसी अननोन गैस का मोलर मास पता करना है तो आप यहाँ से बोल सकते हो दैट मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू, इस 2 को अगर आप ऊपर भेज दो तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, है ना, ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे डिराइव हुआ, ठीक है। सो दिस इज वेपर डेंसिटी, सही है। और आगे चलते हैं जी, चलो क्वेश्चन आ गया, H2Cl2 आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और HCl बना रहे हैं, ठीक है। पूरा गैशियस हमारा रिएक्शन है। 40 ml हाइड्रोजन अगर कंज्यूम हुई है, अगर वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाती है तो कितना Cl2 बनेगा और कितना HCl बनेगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहली बात, इज दिस इक्वेशन बैलेंस्ड, टेल मी, इज दिस इक्वेशन बैलेंस्ड? नो। सो नंबर 1 क्या है बच्चे, वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशंस। नंबर 1 क्या है, दैट वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है जी। सो 1 यहाँ पे आ जाता है 2, इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ। सो अगर आप लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स यहाँ पे लगाओ, ठीक है, तो मैम अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस है तो 1 ही मोल Cl2 है, तो आप वॉल्यूम और मोल को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो आप क्या बोलोगे कि मैम 40 ml ही क्या प्रोड्यूस होगा, Cl2, है ना, और जस्ट उसका डबल प्रोड्यूस हो जाएगा 2 मोल या 2 वॉल्यूम्स। अगर यहाँ पे 40 ml था तो यहाँ पे HCl कितना बनेगा, 80 ml बनेगा, इट्स गोइंग टू बी 80 ml। क्लियर है? आई बिलीव यस। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड 10 लीटर है मेरे पास, ऑक्सीजन गैस भी है 10 लीटर मेरे पास। यहाँ पे 2 कार्बन बैलेंस्ड है ऑलरेडी इक्वेशन। तो मुझे बताना है कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। टोटल वॉल्यूम कितनी होगी मेरी रिएक्शन मिक्सचर की, ठीक है। नाउ द इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अभी देखो, 2 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा 1 वॉल्यूम, उसके जस्ट हाफ वॉल्यूम से तो बनेगा 2 वॉल्यूम्स ऑफ CO2, है ना। यानी कि जितने वॉल्यूम्स आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है उतना ही वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। क्यों? क्योंकि किस रेशियो में प्रेजेंट है, 2:1:2 में प्रेजेंट है, राइट। दे आर प्रेजेंट इन द रेशियो 2:1:2, ठीक है। तो जितना मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है उतना ही प्रोड्यूस होगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, हमसे पूछा गया कि बताओ यार वॉल्यूम कितनी है हमारे रिएक्शन मिक्सचर की, तो आप बोलोगे मैम 10 लीटर बन गया CO2। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। सही तो है? सही नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों?
हमारे पूरे रिएक्शन मिक्सचर की वॉल्यूम पूछी गई है। तो बच्चे ये बात हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्या कि मैम इसका 10 लीटर जो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया है ना, इसका 10 लीटर कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया, लेकिन क्या इसका 10 लीटर पूरा कंज्यूम हुआ? नहीं, वो तो 2:1 के रेशियो में 10 लीटर में से सिर्फ और सिर्फ 5 ही लीटर रिएक्ट कर पाया है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ 5 लीटर रिएक्ट कर पाया, और इसका कितना बना? फिर 10 लीटर बना। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो? 5 लीटर ऑफ O2 remains unreacted। सही है, यानी कि मेरे रिएक्शन मिक्सचर में ये 5 लीटर O2 भी तो प्रेजेंट होगा। आधा 5 तो रिएक्ट कर गया, पूरे इस 10 लीटर के साथ आधा 5 लीटर रिएक्ट करके 10 लीटर CO2 बना दिया, लेकिन अभी उस रिएक्शन मिक्सचर में ये वाला रिमेनिंग 5 लीटर O2 भी तो है। तो टोटल वॉल्यूम बेटा कितनी बचेगी? तो मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ कि मेरे पास टोटल वॉल्यूम कितनी बचेगी? यू कैन से मैम 10 लीटर तो CO2 बनेगा, 10 लीटर क्या बनेगा? CO2 बनेगा, प्लस इसके अलावा 5 लीटर अनरिएक्टेड O2, 5 लीटर अनरिएक्टेड O2 भी तो बचेगा। तो आप क्या बोलोगे, मेरा रिएक्शन मिक्सचर में कितना वॉल्यूम है? बेटा 15 लीटर्स है मेरे पास। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट चॉइस। तो इसीलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था कि आप पढ़ो, समझो कि वो क्या कह रहा है। सही है, आगे देख लीजिए। इक्वल masses of H2O2 and methane have been taken in a container of volume V at temperature 27 degrees Celsius in identical conditions। यानी कि टेम्परेचर प्रेशर सेम है। The ratio of volumes of gases H2:O2 methane would be। बताइए जी क्या कर सकते हैं हम? अब हमें पता है कि आपने इक्वल मासेस लिए हैं H2:O2 मीथेन के, ठीक है। सपोज हमने तीनों के x लिए हैं, कितने लिए? तीनों के ही x लिए हैं, ठीक है। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ ना तीनों के लिए। तो बच्चे इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? सबसे पहले वी हैव H2 गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। नाउ दिस इज समथिंग जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप 9th-10th में पढ़ के आए हो। मोल कॉन्सेप्ट में मैं तुमको ऑफ कोर्स ये सब फिर से कराऊंगी, बट अभी के लिए तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास आपको क्या देता है? नंबर ऑफ मोल्स देता है। तो जी x/2 डिवाइडेड बाय x/32 है ना फॉर ऑक्सीजन, एंड मीथेन इज CH4 है ना। मीथेन क्या होता है बच्चे? मीथेन इज CH4। तो ये कितना हो जाएगा? 12 + 4 यानी कि 16, ठीक है जी। तो ये रेशियो आ गई मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स की। नाउ अकॉर्डिंग टू माय लॉज, क्योंकि गैसेस के बारे में बात कर रही हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स को गैसेस के वॉल्यूम के साथ रिलेट कर सकती हूँ। H2:O2 CH4, दैट्स वॉट आई कैन डू, राइट। मैं यहाँ पे इसको मेंटेन कर सकती हूँ। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे x लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी इनफैक्ट आप इसको x ही ले लो, बेटर रहता है। लेट्स टेक इट एज x। तो जब आप इनका रेशियो लोगे x/2 डिवाइडेड बाय x/32 कितना आएगा? देखो यार, x/2 डिवाइडेड बाय x/32, तो बच्चे कितना आ गया? 16:1:2 आ जाएगा, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एग्जैक्टली बच्चे जो अभी हमने पीछे किया, दैट्स व्हाट वी हैव डन, ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव डन। रेशियो क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। What is the weight of oxygen that is required for the complete combustion of 2.8 kg of ethylene? तो बच्चों इथाइलिन होता है C2H4, ठीक है।
आपने इथाइलिन को बर्न किया, आपको CO2 प्लस H2O मिला, इट मस्ट बी H2O, ठीक है, दिस मस्ट बी H2O। तो हमें कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है कि कंप्लीट कंबस्टन हो जाए 2.8 kgs ऑफ इथाइलिन का। अब देखो यार, हमको ना यहाँ पे मास गिवन है, तो हमें पहले मास को ना मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, नॉट अ वेरी बिग डील, यू हैव टू डू दिस, ठीक है। नाउ हाउ, given mass is 2.8 kgs, right, this is 2.8 kgs, इसको I have to multiply it by 1000, why, because मुझे ये ग्राम्स में लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं नीचे जो इसका मास है वो भी किस में लेने वाली हूँ, ग्राम्स में लेने वाली हूँ, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी शुड नो, सही है, दैट्स व्हाट वी शुड नो। ओवर गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास, बच्चे कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2 24 प्लस 4 दैट इज 28, इट्स गोइंग टू बी 28। तो देखो आपकी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे बहुत ईजी है, ठीक है। नाउ इट इज़ व्हाट, दिस इज 2800 डिवाइडेड बाय 28, सो बेसिकली यू हैव 100 मोल्स। हाउ मेनी मोल्स यू हैव, यू हैव 100 मोल्स। हमसे पूछा गया है कि कितना O2 रिक्वायर्ड है, तो बेटा 1 मोल को 3 मोल रिक्वायर्ड है ना। 1 मोल इथाइलिन को रिएक्ट करवाने के लिए 3 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत है, या 3 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत है। यही सीखा भी हमने लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स में, है ना। तो 1 मोल को 3 मोल चाहिए, तो 100 मोल्स को कितने चाहिए होंगे, 300 मोल्स चाहिए होंगे ना। लेकिन मुझे अभी ये वैल्यू किस में चाहिए, केजीज में चाहिए। अगर आप ये देखो, सो आई नीड दिस इन केजीज, राइट। सो यू विल सी नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है, आई राइट इट एज गिवन मास, मतलब जो मास इसका होना चाहिए, से दिस मास इज m डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, कितना होता है भाई, 32 होता है। सो 300 इंटू 32 है ना, 300 इंटू 32, सो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 96,000, यस। सो यू कैन से, अभी देखो बेटा जो ये वैल्यू आएगी ये ग्राम्स में निकल के आएगी, राइट। जो अभी ये मास निकल के आएगा 300 इंटू 32, दिस विल बी कमिंग इन ग्राम्स। हमें अभी ये वैल्यू चाहिए किसमें, केजीज में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू बी 96 kgs। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस। वेट, 9.6 kgs और 300 इंटू 32, राइट, ठीक है, राइट। इज इट क्लियर, आई बिलीव येस। 396, 9.6, right? It's gonna be 9.6. 9.6 kgs is the right answer. Is that all right? Cool है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following pairs illustrates the law of multiple proportions? अब देखो multiple proportions, सेम एलिमेंट होने चाहिए और दोनों जो कंपाउंड्स हैं उसमें सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। PH3 एंड HCl नो, PbO एंड PbO2 यस, दोनों में ही Pb लेड और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आप बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, ठीक है। चलो H2S एंड SO2, देखो इधर हाइड्रोजन और सल्फर है, इधर सल्फर और ऑक्सीजन है, ये भी नहीं हो सकता। कॉपर और क्लोरीन है, इधर कॉपर सल्फर और ऑक्सीजन है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है जी। चलिए आगे और बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट चॉइस, हमें पता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, 12 gram of carbon combines with 32 gram of oxygen to form 44 grams of CO2.
when 72 gram of carbon is heated in a vacuum and no change in its mass takes place, the weight of a piece of platinum is the same before and after heating in air. तो यार आप क्या बोल सकते हो कि मैम ऑप्शन नंबर ए ऑफ कोर्स इज द बेस्ट चॉइस, है ना. कि आपने इसको अगर डिफाइन किया जाए, आपने कार्बन लिया, O2 के साथ रिएक्ट किया और आपको CO2 मिला, है ना. ऑलरेडी बैलेंस्ड है इक्वेशन. सो 1 मोल कार्बन का मतलब है 12 ग्राम 32 ग्राम्स और आपको फाइनली ये कितना मिल गया 44 ग्राम्स. सो यू कैन सी दैट मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, और आगे चलते हैं. विच लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस? नहीं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस. मल्टीपल प्रपोर्शंस एवोगैड्रोस लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस. ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी. द स्टेटमेंट chemical compound always contains same elements in definite proportions by mass and it does not depend on the source of its compound belongs to multiple proportions? नहीं, definite proportions or constant proportions. So option number B, law of constant composition or proportion. ठीक है, चलिए, option number D is the right choice. Wait, what happened? Multiple, अच्छा, this is another question. Which law is also known as law of constant composition? ये तो अभी हमने किया ना, law of definite proportions, है ना, कि constant proportions and definite proportions same है. ठीक है जी. ओह, so we are done with our lecture. आज का लेक्चर होता है फिनिश. मिलते हैं हमारे अगले सेशन में. Till then, bye bye. All the best. Keep watching. मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में. Bye. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work 'cause my boss is a jerk and I'm not even